यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आज अपन रिवाइज करने वाले हैं टॉपिक मैट, एएमटी एंड एससीजेड को। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे मैट। मैट का मतलब क्या होता है? मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स। अब एक चीज समझना, मैट इज एप्लीकेबल टू ओनली कंपनी। सिर्फ कंपनीज पे लगता है। कंपनी कौन सी सर? डोमेस्टिक कंपनी हो, फॉरेन कंपनी हो, कोई भी हो, गवर्नमेंट कंपनी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी, हर कंपनीज पे मैट लग जाता है। अब एक बात समझना, मैट की चार्जिंग सेक्शन होती है, दैट इज द 115 जेबी सबसेक्शन 1। और 115 जेबी सबसेक्शन 1 क्या बोलती है कि जो भी कंपनीज के नॉर्मल इनकम टैक्स आता है, मींस टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजन, जो नॉर्मल इनकम टैक्स आता है, और 15% ऑफ द बुक प्रॉफिट का 15% विच एवर इज हायर रहेगा, वो कंपनी को पे करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला बेटा? देखो, 115 जेबी ये बोलती है कि भैया जो नॉर्मल इनकम टैक्स आता है और बुक प्रॉफिट का 15% विच एवर इज हायर है, वो आपको पे करना पड़ेगा। अब एक चीज समझना, जब आप नॉर्मल इनकम टैक्स निकालोगे, वो कौन सी रेट से निकालोगे? 25% और 30%, दैट डिपेंड्स ऑन द टर्नओवर ऑफ द कंपनी। और 40%, अगर फॉरेन कंपनी है तो 40% टैक्स रेट, डोमेस्टिक कंपनी है तो 25 और 30%। और यहां पे बुक प्रॉफिट का कितना परसेंट लेना है? 15% लेना है। अब एक चीज समझना, जब आप नॉर्मल इनकम टैक्स निकालते हो तो वहां पे सरचार्ज कंसीडर करोगे कब? इफ योर टोटल इनकम इज मोर देन 1 करोड़, अप टू 10 करोड़ है तो आप सरचार्ज कितना लेते हो? 7%। और मोर देन 10 करोड़ है तो कितना लेते हो? 12%। और फॉरेन कंपनी में 2% एंड 5%। अब एक चीज समझना, जब आप यहां पे ये बुक प्रॉफिट पे 15% कैलकुलेट करते हो ना, बुक प्रॉफिट पे 15% जब कैलकुलेट करते हो, तो यहां पे भी सरचार्ज आपको लेना है। इफ योर बुक प्रॉफिट इज मोर देन 1 करोड़, मींस योर बुक प्रॉफिट इज मोर देन 1 करोड़, सरचार्ज लोगे 7% और 2%। एंड इफ इट इज मोर देन 10 करोड़ तो आप सरचार्ज लोगे कितना? पता है कितना लोगे? 12% और 5%। और यहां पे भी आपको मार्जिनल रिलीफ वाला कंसेप्ट देखना है, मींस योर बुक प्रॉफिट इज लिटिल बिट मोर देन 1 करोड़ और 10 करोड़, तो यहां पे आपको मार्जिनल रिलीफ वाला है, वो आपको कंसेप्ट देखना है। अब एक और चीज समझना, मैंने आपको क्या बोला कि भैया, मैंने आपको ये बताया कि भैया मैट का रेट क्या रहता है? 15%। ये 15% जो बुक प्रॉफिट का लेना है, यही तुम्हारा मैट का रेट 15% है। पहले ये 18.5% हुआ करता था, बट अब इस साल से, आपका प्रीवियस ईयर 1920 से, ये मैट का रेट 15% हो गया है। अब एक और चीज समझना, अगर आपका कंपनी है वो आईएफएससी में लोकेटेड है, तो वहां पे मैट का रेट है वो आपका 15% की जगह पे 9% हो जाएगा। या 18.5% गलत प्रिंट हुआ है, यहां पे आपका 15% है, वो 15% की जगह कितना? 9% है, वो आपका मैट का रेट हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको ये बोला कि अगर आपका आईएफएससी में लोकेटेड कंपनी है तो वहां पे मैट का रेट 9% रहेगा इंस्टेड ऑफ 15%। अब एक चीज समझना, इस टॉपिक की जान जो है ना, वो एक चीज है। अब मेरे पे ध्यान देना, मैं 20 मिनट के अंदर अंदर आपको ये टॉपिक शानदार तरीके से करवा दूंगा रिवाइज, ठीक है? सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं, इस टॉपिक की जान है बुक प्रॉफिट का कैलकुलेशन, के बुक प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। अब एक चीज समझना, बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट लेना पड़ेगा एज पर द P&L अकाउंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके हिसाब से आपको नेट प्रॉफिट लेना पड़ेगा एज पर द P&L अकाउंट। P&L अकाउंट कौन सा? कंपनीज एक्ट वाला। जो भी कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 के हिसाब से P&L बनता है, वो P&L ले लो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, जैसे ये मान लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आजकल ऐसा नहीं बनता है, बट ये वाला जो P&L अकाउंट है, उसके हिसाब से आपको यहां पे जो नेट प्रॉफिट रहेगा ना, वो नेट प्रॉफिट से आपको बुक प्रॉफिट का कैलकुलेशन चालू करना है। तो बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट लेना है एज पर द P&L अकाउंट ऑफ द कंपनीज एक्ट शेड्यूल 3 वाला। लेकिन आप मुझे बोलोगे सर, कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो अपना P&L कंपनीज एक्ट के हिसाब से नहीं बनाती, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, वो अपना P&L उस रेस्पेक्टिव एक्ट के हिसाब से बनाती है। तो क्या उन पे मैट लगेगा ही नहीं? आंसर इज यस, उस पे मैट लगेगा। आंसर इज उस पे मैट लगेगा। लेकिन उनको फिर प्रॉफिट कौन से, उनके जो एक्ट के हिसाब से जो P&L बनाया हुआ रहेगा ना, उसका प्रॉफिट लेना है। मींस जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, बैंकिंग एक्ट है, इंश्योरेंस एक्ट, उसके हिसाब से जो P&L बनाया होगा, उसका जो नेट प्रॉफिट होगा, उस नेट प्रॉफिट से आपको बुक प्रॉफिट का कैलकुलेशन चालू करना है। अब एक चीज समझना, चीजों को समझते जाना। आपने क्या किया? एक P&L लिया कंपनीज एक्ट वाला, शेड्यूल 3 वाला, और उससे आप चालू कर रहे हो बुक प्रॉफिट का कैलकुलेशन। सबसे पहले P&L के डेबिट में जो इनकम टैक्स दे रखा है, इनकम टैक्स का इंटरेस्ट दे रखा है, एजुकेशन सेस दे रखा है, सरचार्ज दे रखा है, डीडीटी दे रखा है, उसको वापस से ऐड बैक कर दो। मैंने क्या बोला? P&L के डेबिट में इनकम टैक्स दे रखा है, इनकम टैक्स का इंटरेस्ट दे रखा है, एजुकेशन सेस दे रखा है, सरचार्ज दे रखा है, डीडीटी दे रखा है, वापस से ऐड बैक कर दो। मैं जो भी आपको सिखाऊंगा इट इज अ एग्जॉस्टिव लिस्ट। ध्यान रखना, जो एडलेस मैंने करने को बोला है वही आपको एडलेस करना है। अब एक चीज समझना, अगर P&L के डेबिट में सर इनकम टैक्स का इंटरेस्ट, एजुकेशन से सरचार्ज, डीडीटी दे रखा है, तो वो एडबैक होता है। बट ये तो सर पीजीबीपी में भी एडबैक होता है। आंसर इज यस, ये पीजीबीपी में भी होता है। लेकिन एक चीज समझना, पीजीबीपी में आपको याद रहेगा, तो पीजीबीपी में पेनल्टी ऑफ इनकम टैक्स, पेनल्टी कोई अलाउ ही नहीं होता, पेनल्टी पूरा डिसअलाउड होता है, एडबैक होता है। यहां पे पेनल्टी के बारे में कोई जिक्र किया हुआ नहीं है। तो अगर कोई पेनल्टी हो तुम्हारा,
अगर तुम्हारा कोई पेनल्टी हो इनकम टैक्स वाला तो यहां एडबैक नहीं करना है, मैट कैलकुलेशन में आपको एडबैक नहीं करना, तो इनकम टैक्स पेनल्टी यहां पे ऐड नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, इनकम टैक्स का इंटरेस्ट, एजुकेशन से सरचार्ज, डीडीटी। क्या बोला, इनकम टैक्स का इंटरेस्ट, एजुकेशन से सरचार्ज, डीडीटी, 115O वाला एंड 115R वाला, यही आपको एडबैक करना है। दूसरा पॉइंट, अगर पीएनडल के डेबिट में, पीएनडल के डेबिट मतलब ये साइड में जो अपना ये डेबिट साइड है पीएनडल का, पीएनडल के डेबिट साइड में अगर इधर आपने डाला हुआ है ट्रांसफर टू एनी रिजर्व, मेनी टाइम ऐसा होता है ना, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू सो एंड सो रिजर्व, अगर आपने ट्रांसफर टू एनी रिजर्व डाला हुआ उसको वापस एड बैक कर दो। क्या कर दो, एड बैक कर दो। अब एक और चीज समझना, बहुत बार क्या होता है पीएनडल के क्रेडिट में भी तो अपन डालते हैं बाय ट्रांसफर फ्रॉम एनी रिजर्व। ट्रांसफर फ्रॉम एनी रिजर्व अगर मान लो क्रेडिट साइड में दे रखा है ट्रांसफर फ्रॉम एनी रिजर्व, तो वो लेस होगा। क्या होगा, लेस। क्या होगा, लेस। लेकिन एक चीज समझना, ये ट्रांसफर फ्रॉम एनी रिजर्व दे रखा है, वो लेस तभी होगा जब वो रिजर्व बना था पीएनडल के थ्रू। अगर वो रिजर्व पीएनडल के थ्रू बना था तो ही लेस होगा, अदरवाइज लेस नहीं होगा। एक बात बताओ, ऐसे कोई रिजर्व का एग्जांपल दो जो पीएनडल के थ्रू नहीं बनता, जैसे रीवैल्यूएशन रिजर्व। तो रीवैल्यूएशन रिजर्व से या क्रेडिट में कोई लेके आए हो तो वो लेस नहीं होगा इस पॉइंट के हिसाब से। तो देखो बेटा, मैंने क्या बोला, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। सबसे पहली चीज, पीएनडल के डेबिट में इनकम टैक्स दे रखा है, इनकम टैक्स का इंटरेस्ट, एजुकेशन से सरचार्ज, डीडीटी, क्या करोगे, एड बैक। ट्रांसफर टू एनी रिजर्व दे रखा है, एड बैक। ट्रांसफर फ्रॉम एनी रिजर्व दे रखा है, लेस करोगे। ट्रांसफर फ्रॉम एनी रिजर्व दे रखा है, लेस करोगे। एक और चीज समझना, अगर पीएनडल के डेबिट में दे रखा है प्रोविजन फॉर कंटीजेंट लायबिलिटी और प्रोविजन फॉर अनअसर्टेन लायबिलिटी, अगर पीएनडल के डेबिट में दे रखा है प्रोविजन फॉर कंटीजेंट लायबिलिटी और अनअसर्टेन लायबिलिटी, तो डिसअलाउड करना है, एड बैक करना है। लेकिन एक चीज समझना, अगर कोई प्रोविजन आपने एक्चुअली वैल्यूएशन के हिसाब से बनाया हुआ है या प्रोविजन जो साइंटिफिक रैशनल बेसिस पे बनाया हुआ है, तो उस केस में आपको एडबैक नहीं करना। मतलब एडबैक आपको सिर्फ कौन सा प्रोविजन करना है, अनअसर्टेन लायबिलिटी का एंड कंटीजेंट लायबिलिटी का। तो पीएनडल के डेबिट में अगर प्रोविजन फॉर अनअसर्टेन लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर कंटीजेंट लायबिलिटी डाला हुआ है तो ही आपको ऐड करना है। अब एक चीज समझना, जैसे पीएनडल के डेबिट में डाला हुआ है प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी और उसमें लिखा हुआ है साइंटिफिक बेसिस पे बनाया है, तो एडबैक नहीं करना। लेकिन अगर आप पीजीबीपी देखोगे तो पीजीबीपी हेड में तो अपन क्या करते हैं, वहां प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी सब डिसअलाउड होते हैं। एक सेक्शन है 40A का, सबसेक्शन 7 बोलता है प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी पूरा डिसअलाउड, बट भैया यहां पे अलाउ हो जाएगा अगर साइंटिफिक बेसिस, एक्चुअली बेसिस के पे बनाया गया है तो आपको ध्यान रखना है कि भैया पीजीबीपी अलग चीज है, मैट अलग चीज है, ठीक है, उसको मिक्स मत करना कहीं पे। तो देखो मैंने क्या बोला, पीएनडल के डेबिट में अगर डाला हुआ है प्रोविजन फॉर कंटीजेंट लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर अनसर्टेन लायबिलिटी, उसको एड बैक कर दो। पीएनडल के डेबिट में अगर डाला हुआ है प्रोविजन फॉर द डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ असेट, क्या बोला, प्रोविजन फॉर द डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ असेट। डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ असेट का मतलब क्या होता है, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है या इंपेयरमेंट का प्रोविजन है, ठीक है, या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई उसका प्रोविजन है, तो उसको भी वापस क्या कर दो, एड बैक कर दो। क्या कर दो, एड बैक। तो देखो मैंने 5-6 चीजें बताई। सबसे पहले मैंने बोला पीएनडल के डेबिट में अगर दे रखा है इनकम टैक्स का इंटरेस्ट, एजुकेशन से सरचार्ज, डीडीटी, ऐड करो। पीएनडल के डेबिट में ट्रांसफर टू एनी रिजर्व ऐड करो, ट्रांसफर फ्रॉम एनी रिजर्व लेस करो, लेकिन लेस तभी करोगे जब वो रिजर्व तुम्हारे पीएनडल से बना था। पीएनडल के डेबिट में दे रखा है प्रोविजन फॉर कंटीजेंट लायबिलिटी, अनसर्टेन लायबिलिटी, उसको ऐड करो। पीएनडल के डेबिट में दे रखा है प्रोविजन फॉर डिमिनिशन द वैल्यू ऑफ एसेट, उसको क्या करो, ऐड करो करके, ठीक है। अब एक और चीज समझना, पीएनडल के क्रेडिट साइड में अगर कोई ऐसी इनकम दे रखी है जो इनकम एग्जेम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 10, 11 एंड 12। 10 में कौन कौन सी आती है, 10 जैसे 1 एग्रीकल्चर इनकम, 1034 डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, 1035 यूटीआई म्यूचुअल फंड का इनकम करके, ठीक है। तो देखो अगर कोई ऐसी इनकम है जो सेक्शन 10, 11, 12 में एग्जेम्प्ट है, पीएनडल के क्रेडिट साइड में दे रखी है, आप उसको क्या कर दो, लेस कर दो। पीएनडल के क्रेडिट साइड में दे रखी है, आप उसको क्या कर दो, लेस कर दो। अगर कौन सी वाली इनकम जो 10, 11, 12 में एग्जेम्प्ट है, 10 का मतलब एग्रीकल्चर इनकम एंड ऑल, 11 का मतलब क्या होता है, 11 एंड 12 जैसे ट्रस्ट की सेक्शन होती है। अगर कोई कंपनी है, वो कंपनी का ट्रस्ट है और वो चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट है, तो उसकी जो इनकम होगी वो इनकम एग्जेम्प्ट हो जाती है 11, 12 में। तो अगर पीएनडल के क्रेडिट साइड में दे रखी है तो उसको क्या कर दो, लेस कर दो, उस पे मैट नहीं लगता। उससे रिलेटेड खर्चे अगर पीएनडल के डेबिट में दे रखे तो क्या कर दो, ऐड कर दो। उससे रिलेटेड खर्चे अगर पीएनडल के डेबिट में दे रखे तो क्या कर दो, ऐड कर दो। तो मैंने क्या बोला, अगर कोई ऐसा इनकम है जो एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10, 11, 12, क्रेडिट साइड में दे रखा, लेस कर दो। उससे रिलेटेड खर्चे डेबिट साइड में दे रखे, ऐड कर दो। लेकिन यहां पे एक चीज समझना, यहां लॉ मेकर सेक्शन 10 बोल रहे हैं। एक बात बता दूं आपको, जो भी 10(1) होता है ना वो 10 है, जो भी 10 आपका 2 होता है वो मान लो 10 है, जो भी 1034 होता है वो 10 है, 1035 होता है वो 10 है। लेकिन ध्यान रखना बेटा 10 AA 10 नहीं है, या फिर
10A 10 नहीं है, 10B 10 नहीं है। अगर मान लो एग्जामिनर आपको P&L के क्रेडिट साइड में ऐसा दे दे कि SEZ यूनिट का प्रॉफिट, क्या आप लेस करोगे? आंसर इज नो। 10 AA 10 नहीं है, मैंने बोला सिर्फ 10 11 एंड 12 में कोई इनकम एग्जाम्प्ट है, उसी को आपको लेस करना है। तो देखो मैंने क्या बोला, P&L के क्रेडिट साइड में ऐसी इनकम दे रखी है जो एग्जाम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 11 12 में, क्या करोगे आप? लेस करोगे। उससे रिलेटेड जो खर्चे होते हैं वो खर्चे को आप क्या करोगे? ऐड करोगे, अगर डेबिट में डाला हुआ है तो। अब एक और चीज समझना, P&L के डेबिट में जो डिविडेंड डाला हुआ है, डिविडेंड पेड और प्रपोज, उसको आप ऐड बैक कर दो। P&L के डेबिट में जो डिविडेंड डाला हुआ है, पेड और प्रपोज, उसको क्या कर दो? ऐड बैक कर दो। उसके बाद P&L के डेबिट में जो डेप्रीशिएशन दे रखा है वो पूरे डेप्रीशिएशन को ऐड करो। P&L के डेबिट में जो डेप्रीशिएशन दे रखा है, जो डेप्रीशिएशन दे रखा है उस डेप्रीशिएशन को पूरे को ऐड कर दो। डेप्रीशिएशन लेस होगा, डेप्रीशिएशन लेस भी करोगे, लेकिन कौन सा वाला? इनकम टैक्स वाला ना बाबा, ना इनकम टैक्स वाला नहीं। यहां मैं बता दूं, मैट कैलकुलेशन, बुक प्रॉफिट कैलकुलेशन में इनकम टैक्स से कोई मतलब नहीं। यू आर जस्ट प्लेइंग विद द P&L ऑफ द कंपनीज अकाउंट। आप जो कंपनीज अकाउंट का P&L होता है, सिर्फ उसके साथ आप खेल रहे हो, कुछ चीजें ऐड कर रहे हो, कुछ चीजें लेस कर रहे हो। यहां पे आपके, मैं बता दूं, इनकम टैक्स एक्ट से कोई लेना देना है ही नहीं। यहां पे देखो मैंने क्या बोला, पहले जो P&L के डेबिट में डेप्रीशिएशन है पूरा ऐड कर दो। डेप्रीशिएशन लेस होगा एक्सक्लूडिंग डेप्रीशिएशन ऑन रीवैल्यूड असेट। जो रीवैल्यूड असेट पे डेप्रीशिएशन है उसको छोड़ दो, जो प्योर डेप्रीशिएशन, जो सही डेप्रीशिएशन है, वो आपको लेस करने को मिलेगा। तो मैंने क्या बोला कि P&L के डेबिट में, P&L के डेबिट में जो डेप्रीशिएशन दे रखा है, पहले टोटल डेप्रीशिएशन को ऐड कर दो। लेस होगा एक्सक्लूडिंग डेप्रीशिएशन ऑन रीवैल्यूड असेट। जो रीवैल्यूड असेट पे डेप्रीशिएशन है उसको छोड़ के जो प्योर वाला, जो सही डेप्रीशिएशन है, वो आपको लेस करने को मिलेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना आप लोग, सर बहुत बार क्या होता है, P&L के क्रेडिट साइड में हम रीवैल्यूएशन रिजर्व से कुछ लेके आते हैं। P&L के क्रेडिट साइड में रीवैल्यूएशन रिजर्व से हम कुछ लेके आते हैं, तो क्या वो भी लेस होगा? क्या मैं बता दूं, अगर आपने P&L के क्रेडिट में कुछ डाला और वो रीवैल्यूएशन से आपने विड्रॉ किया है, मींस रीवैल्यूएशन रिजर्व से कुछ लेके आए, P&L के क्रेडिट में डाला है, वो लेस होगा, बट टू द एक्सटेंट डेप्रीशिएशन ऑन रीवैल्यूड असेट। क्या बोला? टू द एक्सटेंट डेप्रीशिएशन ऑन रीवैल्यूड असेट। जितना रीवैल्यूड असेट पे डेप्रीशिएशन है उसी हद तक वो लेस होगा। जैसे मान लो आपकी रीवैल्यूड असेट पे डेप्रीशिएशन 100 है, आप विड्रॉ करके आए 80, पूरा 80 लेस होगा। 100 करके आए, पूरा 100 लेस होगा। लेकिन 130 विड्रॉ करके लेके आए तो सिर्फ 100 है, वो लेस होगा। मैंने 3 चीजें बताई, बड़ा ध्यान से देखना करके, ठीक है? मैंने क्या बोला? मैंने बोला सबसे पहले कि P&L के डेबिट में जो डेप्रीशिएशन डाला हुआ है पूरा एड बैक कर दो। जो डेप्रीशिएशन डाला हुआ पूरा एड बैक कर दो, लेस होगा। कौन सा वाला? डेप्रीशिएशन प्योर वाला, एक्सक्लूडिंग डेप्रीशिएशन ऑन रीवैल्यूड असेट। रीवैल्यूड असेट के डेप्रीशिएशन को छोड़ के जो प्योर डेप्रीशिएशन है वो आपका लेस होगा। अब एक और चीज समझना, अगर आपने रीवैल्यूएशन रिजर्व से कुछ ट्रांसफर किया, लेके आए हैं, तो वो भी लेस होता है, बट टू द एक्सटेंट डेप्रीशिएशन ऑन रीवैल्यूड असेट। क्या बोला? टू द एक्सटेंट डेप्रीशिएशन ऑन रीवैल्यूड असेट। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो देखो बेटा, मैंने जो पॉइंट पढ़ा है एक बार मैं वापस बताता हूं। देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला, P&L के डेबिट साइड में इनकम टैक्स डाला हुआ है, इनकम टैक्स का इंटरेस्ट, एजुकेशन से सरचार्ज, डीडीटी। क्या बोला? इनकम टैक्स का लाइक इनकम टैक्स का इंटरेस्ट, एजुकेशन से सरचार्ज, डीडीटी ऐड बैक कर दो। P&L के डेबिट में ट्रांसफर टू एनी रिजर्व ऐड करो, ट्रांसफर फ्रॉम एनी रिजर्व है तो लेस करो। P&L के डेबिट में प्रोविजन फॉर कंटीजेंट लायबिलिटी, अनसर्टेन लायबिलिटी ऐड कर दो। प्रोविजन फॉर द डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ असेट ऐड कर दो। P&L के क्रेडिट साइड में कोई ऐसी इनकम है जो एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10 11 12, उसको लेस कर दो। उससे रिलेटेड खर्चे डेबिट में डाल रखे हैं तो ऐड कर दो। P&L के डेबिट में डिविडेंड दे रखा है, पेड और प्रपोज, उसको क्या कर दो? ऐड कर दो। P&L के क्रेडिट साइड में, डेबिट में, पहले डेबिट साइड में अगर आपको मान लो कोई भी डेबिट साइड में अगर मान लो डेप्रीशिएशन है तो टोटल डेप्रीशिएशन को ऐड करो, लेस होगा। डेप्रीशिएशन एक्सक्लूडिंग डेप्रीशिएशन ऑन रीवैल्यूड असेट। अगर आप रीवैल्यूएशन रिजर्व से कुछ लेके आते हो तो वो लेस होता है, बट टू द एक्सटेंट डेप्रीशिएशन ऑन रीवैल्यूड असेट। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझते हैं आप लोग, P&L के डेबिट में अगर डेफर्ड टैक्स दे रखा है तो उसको ऐड कर दो। P&L के क्रेडिट में डेफर्ड टैक्स दे रखा है तो उसको आप लेस कर दो। अब एक और चीज समझना, जैसे एक बात बताओ, एक कंपनी है वो किसी AOP BOI में मेंबर बन सकती है या नहीं? आंसर इज यस। एक कंपनी AOP BOI में मेंबर बन गई तो AOP BOI अपनी इनकम पे MMR से टैक्स भर देता है। जब कंपनी मेंबर होगी तो ऑब्वियसली AOP BOI ने अपने जो इनकम होगी उस पे MMR से टैक्स भरा होगा। अब एक बात बताओ, अगर उस कंपनी से
अगर उस कंपनी को बेसिकली एओपी बीओआई से जो शेयर मिलता है, अब वो शेयर पे तो ऑलरेडी एमएमआर से टैक्स भरा हुआ है एओपी बीओआई ने, तो क्या इस पे वापस मैट लगेगा क्या? आंसर इज नो। तो इसका मतलब ये हुआ कि पीएनडल के क्रेडिट साइड में अगर शेयर फ्रॉम एओपी बीओआई दे रखा है तो लेस कर दो, और डेबिट साइड में उससे रिलेटेड खर्चे दे रखे हैं तो ऐड कर दो। तो मैंने आपको क्या बोला कि क्रेडिट साइड में अगर एओपी बीओआई से जो शेयर दे रखा है पीएनडल के क्रेडिट में, उसको क्या कर दो? लेस कर दो, और उससे रिलेटेड खर्चे जो डेबिट में दे रखे हैं उसको क्या कर दो? ऐड कर दो। क्या कर दो? ऐड कर दो। अब एक और चीज समझना, एक सेक्शन होती है 115 बीबीएफ, अगर आपको याद रहेगा तो 115 बीबीएफ में पता है अगर पेटेंट इंडिया में डेवलप होता है, पेटेंट इंडिया में डेवलप हुआ, और डेवलप का मतलब 75% और मोर एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड इन इंडिया, तो जो रेजिडेंट असेसी रहता है उस पेटेंट की रॉयल्टी पे सिर्फ 10% से टैक्स लगता है। तो वो तो 10% से टैक्स लगता है। अब मैट लगेगा अगर मान लो डोमेस्टिक कंपनी ने पेटेंट डेवलप किया, रेजिडेंट होती है डोमेस्टिक कंपनी, अगर मान लो उन्होंने पेटेंट डेवलप किया तो उस पे तो फिर ये मैट तो 15% लगेगा। तो इन्होंने बोला डोंट वरी, हम उस पे मैट नहीं लेंगे। तो अगर रॉयल्टी फ्रॉम पेटेंट मिलता है जो 115 बीबीएफ में आपका टैक्सेबल होता है 10% से, अगर वो क्रेडिट साइड में रॉयल्टी दे रखी है तो उसको लेस कर दो, और उससे रिलेटेड खर्चे डेबिट साइड में दे रखे तो क्या कर दो? ऐड कर दो। उससे रिलेटेड खर्चे जो डेबिट साइड में दे रखे हैं तो क्या कर दो? ऐड कर दो। अब एक और चीज समझता आप लोग, आपको पता है जो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी है, नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी जो होती है उनको आपको पता है एक सेक्शन 115A होती है फॉरेन टैक्सेशन में, और उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो इंटरेस्ट मिलता है उनको, बहुत सारे इंटरेस्ट इंडियन कंपनी से, बिजनेस ट्रस्ट से मिलते हैं, वो 5% से टैक्सेबल होते हैं। और उसके बाद उनको रॉयल्टी फीस पर टेक्निकल सर्विस मिलती है तो वहां पे टैक्सेबल कौन सी रेट से होती है? 10% से टैक्सेबल होती है। और यहां पे अगर एलटीसीजी 112A वाला है तो उनके लिए वो 10% से टैक्सेबल होता है, एसटीसीजी 111A वाला है वो 15% से टैक्सेबल होता है। तो होता क्या है पता है, बेचारी फॉरेन कंपनी है वो इंडिया में आती है, और फॉरेन कंपनी को मान लो इंडिया से रॉयल्टी मिला, उन्होंने सोचा कि रॉयल्टी 10% से टैक्सेबल होगा 115A में, लेकिन हमारे जो भी इंडियन इनकम टैक्स वाले हैं वो बोलते हैं भैया मैट तो लगेगा ना, और मैट की रेट 15% है करके, ठीक है। तो उसके बाद अरुण जेटली जी ने एक अमेंडमेंट किया, और अरुण जेटली जी जो बोलते हैं, मैं जो अभी बोलने वाला हूं वो सिर्फ फॉरेन कंपनी के लिए बोलने वाला हूं, कि अगर कोई फॉरेन कंपनी को इनकम होती है, अगर कोई फॉरेन कंपनी को इनकम होती है, कौन सी वाली? या तो इंटरेस्ट रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विस जो 115A में दे रखी है, या फिर सिक्योरिटी पे कैपिटल गेन होता है, सिक्योरिटी पे कैपिटल गेन होता है, या फिर वो इंटरेस्ट रॉयल्टी एफटीएस जो 115A में दे रखी है और वो पीएनडल के क्रेडिट में डाली हुई है फॉरेन कंपनी में, और उन पे अगर इनकम टैक्स में टैक्स रेट 15% से कम है तो उस पे मैट नहीं लगेगा, तो उस पे मैट नहीं लगेगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई फॉरेन कंपनी है और वो फॉरेन कंपनी को अगर इंटरेस्ट रॉयल्टी एफटीएस मिलता है 115A वाला जिस पे टैक्स रेट 15% से कम होती है, या जैसे एलटीसीजी 112A वाला मिलता है उस पे 10% टैक्स रेट है, तो वो क्रेडिट साइड में दे रखा है तो बेटा उसको लेस कर दो, उस पे मैट नहीं लगेगा। और अगर उससे रिलेटेड खर्चे डेबिट साइड में दे रखे तो वापस क्या कर दो? ऐड कर दो। खर्चों को क्या कर दो? ऐड कर दो। और इनकम दे रखी है उसको क्या कर दो? लेस कर दो। तो मैंने आपको एक एडजस्टमेंट फॉरेन कंपनी के लिए बताया कि अगर कोई फॉरेन कंपनी है उसको इंडिया से इंटरेस्ट मिलता है, रॉयल्टी मिलती है, एफटीएस मिलता है जिस पे टैक्स 115A में लगता है, या फिर सिक्योरिटी पे कैपिटल गेन होता है, सिक्योरिटी पे कैपिटल गेन, और इन पे टैक्स रेट इनकम टैक्स में अगर 15% से कम है तो डोंट वरी, इस पे मैट नहीं लगेगा। वो जो इनकम क्रेडिट साइड में दे रखी है उसको लेस कर दो, और उससे रिलेटेड खर्चे जो डेबिट साइड में दे रखे हैं उसको क्या कर दो? आप ऐड कर दो। क्या कर दो? आप ऐड कर दो। अब एक और चीज समझना आप लोग, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि लाइक जो भी बिजनेस ट्रस्ट होता है ना, बिजनेस ट्रस्ट के कुछ लोग स्पॉन्सर होते हैं। क्या होता है? स्पॉन्सर। तो स्पॉन्सर क्या करता है पता है? बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट लेता है और एसपीवी के शेयर्स दे देता है। याद है? पता है लास्ट लेक्चर में था कि आप एसपीवी के शेयर्स दे देते हो और बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट ले लेते हो। तो एसपीवी के शेयर्स दिए और बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट ली। अब एक बात बताओ, अगर स्पॉन्सर कोई कंपनी है तो आजकल क्या होता है? फेयर मार्केट वैल्यू रिकॉर्डिंग होती है, और फेयर मार्केट वैल्यू रिकॉर्डिंग में क्या होता है कि अगर मान लो जो बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट आई उसकी वैल्यू ज्यादा थी और जो शेयर्स गए उसकी वैल्यू कम थी, तो यहां पे प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, लेकिन ये नोशनल प्रॉफिट होता है। तो देखो, एक्सचेंज के टाइम पे अगर कोई प्रॉफिट हुआ और वो नोशनल प्रॉफिट है तो उस पर मैट नहीं लगेगा। जो नोशनल प्रॉफिट होता है एक्सचेंज के टाइम के, किसके टाइम पे? एक्सचेंज के टाइम पे, या फिर अगर मान लो आपकी जो कैरिंग अमाउंट है वो चेंज कर देते हो एवरी टाइम। आजकल क्या होता है? एवरी ईयर उसका कैरिंग अमाउंट चेंज करते हो फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से। तो भैया अगर मान लो वो नोशनल गेन और नोशनल लॉस है उस पर मैट नहीं लगेगा।
तो नोशनल गेन और नोशनल लॉस पे मैट नहीं लगेगा जिस ईयर में उसको आप सेल करोगे बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट को, और जो एक्चुअल टोटल गेन और लॉस होगा उस पे मैट लगेगा। जो एक्चुअल टोटल गेन और लॉस होगा उस पे मैट लगेगा। अगर गेन हुआ तो फिर आप क्या करो, एक्चुअल गेन हुआ तो ऐड कर दो, और अगर एक्चुअल लॉस हुआ टोटल तो आप क्या कर दो, लेस कर दो, लेकिन वो उसी ईयर में जिस ईयर में आप उसको सेल करोगे बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट को। तो देखो बेटा, मैंने आपको क्या बोला कि जब भी अगर मान लो एक स्पॉन्सर है, एक कंपनी है, उसके पास एसपीबी के शेयर थे, बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट उसको मिली एसपीबी के शेयर के बदले, तो जब चेंज के टाइम पे, जब एक्सचेंज हो रहा है उस टाइम पे, या उस केयरिंग अमाउंट चेंज हो जाता है, या सेल के टाइम पे, जो नोशनल गेन और लॉस है उस पर मैट नहीं लगेगा। अगर गेन होता है आप लेस कर दो, अगर लॉस होता है उसको आप ऐड कर दो करके, ठीक है। लेकिन जिस ईयर में आप एक्चुअली बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट ट्रांसफर करोगे और उस ईयर जो टोटल एक्चुअल लॉस और गेन है उस पे आपको मैट लग जाएगा। जो टोटल एक्चुअल लॉस और गेन है उस पे आपको मैट है, वो मैट लग जाएगा। अब एक और चीज समझना, ये मैंने जितनी आपको ऐड वाली आइटम बताई ना, ये ऐड वाली आइटम आपको ऐड तभी करने का जब पी&एल के डेबिट में दे रखी है, जैसे डेप्रीशिएशन, ट्रांसफर टू एनी रिजर्व, इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर कंटीजेंट लायबिलिटी, अनसर्टेन लायबिलिटी, ये आपको ऐड तभी करने का जब पी&एल के डेबिट में दे रखी है। एक आइटम ऐसी है जब उसको ऐड आपको तब करना पड़ता है जब आपने पी&एल के क्रेडिट में नहीं डाला। देयर इज वन आइटम, वो आपको ऐड तब करनी पड़ती है जब आपने पी&एल के क्रेडिट में नहीं डाली। दैट इज, वो मैं समझा रहा हूं, समझना कि अगर किसी असेट को आप बेच देते हो या किसी असेट को ट्रांसफर कर देते हो, रिटायर कर देते हो, और उसके हिस्से का बैलेंस अगर रीवैल्यूएशन रिजर्व में पड़ा है, किसी असेट को ट्रांसफर करते टाइम, रिटायर करते टाइम उससे रिलेटेड अगर रीवैल्यूएशन रिजर्व में कुछ बैलेंस पड़ा है तो बेटा उसको पी&एल के क्रेडिट में ले जाना पड़ता है। जब भी आप असेट को रिटायर करोगे उससे रिलेटेड अगर कोई पैसा रीवैल्यूएशन रिजर्व में पड़ा है तो उसको आपको पी&एल के क्रेडिट में ले जाना पड़ेगा। अगर आप पी&एल के क्रेडिट में नहीं ले गए तो उसको आपको ऐड करना पड़ेगा। मींस व्हाटएवर बैलेंस ऑन रीवैल्यूएशन रिजर्व एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ असेट यू हैव टू क्रेडिट टू योर पी&एल अकाउंट। इफ यू नॉट क्रेडिटेड टू पी&एल अकाउंट, इन दैट केस यू हैव टू ऐड दैट। आपको उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। आपको उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, यहां पे पी&एल के डेबिट में अगर आपने सब्सिडरी कंपनी के लॉस डाले, आजकल तो डालते नहीं है बट पहले डालते थे, अगर सब्सिडरी कंपनी के लॉस पी&एल के डेबिट साइड में डाले हुए उसको ऐड बैक कर दो। अगर जो सिक इंडस्ट्रियल कंपनी होती है ना उस पे मैट नहीं लगता, तो सिक इंडस्ट्रियल कंपनी का जो प्रॉफिट है उसको लेस कर दो। सिक इंडस्ट्रियल कंपनी का प्रॉफिट होगा, उसी से आपने चालू किया होगा, उसका जो प्रॉफिट है वापस लेस कर दो, उस पे मैट नहीं लगेगा। तो सिक इंडस्ट्रियल कंपनी का कोई प्रॉफिट है तो उसको आप क्या कर दो, लेस कर दो। सिक इंडस्ट्रियल कंपनी का जो प्रॉफिट है उसको आप क्या कर दो, लेस कर दो। अब एक और चीज समझना आप लोग करके, ठीक है बेटा, लेस साइड में आपको कुछ चीजें और लेस करने को मिलेगा। जो तुम्हारा एक्यूमुलेटेड लॉस बचा है पुराना, अगर तुम्हारा पुराना कोई भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है या अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, उन दोनों में से जो विचएवर इज लोअर है वो हम लेस करने को दे देंगे। जो भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, विचएवर इज लोअर, जैसे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है वो आपका, फॉर एन एग्जांपल ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस 2 लाख है और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन 3 लाख है, तो आप लेस कितना करोगे यहां पे बेटा, 2 लाख लेस करोगे। अगर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है वो निल है, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन 4 लाख है तो आप निल लेस करोगे। वो 3 लाख है और ये निल है तो आप निल लेस करोगे। वो 12 लाख और 10 लाख है तो आप कितना करोगे, 10 लाख है वो लेस करोगे। लेकिन एक चीज समझना, दो लोगों के केस में, मैं पहले तो क्या बोल रहा हूं, इन दोनों में से आपको और लेना है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। लेकिन एक चीज समझना, ये दो लोग ऐसे हैं जिनके केस में ये और है ना वो एंड बन जाएगा। मींस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन दोनों को लेस करना है। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस एंड अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन दोनों की टोटल करके लेस करना है दो लोगों के केस में। पहला, अगर मान लो किसी भी कंपनी का आईबीसी 2016 में उसका एप्लीकेशन एडमिट हो गया है, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड होता है उसमें अगर उसका एप्लीकेशन एडमिट हो गया है करके, ठीक है, तो उस केस में अगर आपका एप्लीकेशन है वो एडमिट हो गया है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास में, तो उस केस में क्या होगा, ये दोनों जो और था ना ये एंड बन जाएगा। मींस आपको दोनों लेस करने को मिलेगा। और दूसरा, अगर कंपनीज एक्ट की 2013 की सेक्शन 241 242 लग जाती है, अगर किसी कंपनी और उसकी सब्सिडरी कंपनी या सब्सिडरी की सब्सिडरी कंपनी, और यहां पे अगर मान लो 241 लग जाती है, 241 किसको बोलते हैं, मैनेजमेंट करप्ट हो जाता है। आपको पता है मैनेजमेंट जब करप्ट हो जाता है तो उसके मैनेजमेंट को, बोर्ड को हटा दिया जाता है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नया बोर्ड अपॉइंट करती है, तो उसके केस में ये और है ना ये एंड बन जाएगा। और जो है
वो क्या बन जाएगा, एंड बन जाएगा। तो देखो इस एग्जांपल में पहला जो तुम्हारा 2 लाख 3 लाख है तो अब कितना लेस होगा, 5 लाख होगा। यहां 4 लाख और डैश है तो कितना लेस होगा, 4 लाख लेस होगा। 3 लाख और नील है तो कितना लेस होगा, 3 लाख। और अगर 12 लाख और 10 लाख है तो कितना, 22 लाख है, वो आपका लेस हो जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? अरे बोलो समझा कि नहीं समझा? समझा। चलो अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया उसको एक बार मैं क्विकली रिवाइज करवा देता हूं, ठीक है? चलो ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। मैट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले, मैट का मतलब क्या होता है, बुक प्रॉफिट का 15%। बुक प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? तो बुक प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले आप ले लो नेट प्रॉफिट एज पर द P&L अकाउंट ऑफ द कंपनीज एट शेड्यूल 3 वाला। उसके बाद P&L के डेबिट में अगर इनकम टैक्स दे रखा है, इनकम टैक्स का इंटरेस्ट, एजुकेशन से सरचार्ज, जीडीटी क्या करोगे, ऐड कर दो। P&L के डेबिट में ट्रांसफर टू एनी रिजर्व ऐड कर दो, ट्रांसफर फ्रॉम एनी रिजर्व लेस करो। लेकिन ट्रांसफर फ्रॉम एनी रिजर्व लेस तभी करोगे जब वो रिजर्व P&L के थ्रू बना था करके, ठीक है? उसके बाद P&L के डेबिट में अगर मान लो प्रोविजन फॉर कंटीजेंट लायबिलिटी, अनसर्टेन लायबिलिटी या प्रोविजन फॉर द डिमिनिशन द वैल्यू ऑफ असेट दे रखा है, क्या कर दो, ऐड कर दो। तो प्रोविजन फॉर कंटीजेंट लायबिलिटी, अनसर्टेन लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर डिमिनिशन द वैल्यू ऑफ असेट दे रखा है, क्या कर दो, ऐड कर दो। P&L के डेबिट में डिविडेंड पेड और प्रपोज डाला हुआ है, ऐड कर दो। P&L के डेबिट में जो डेप्रिसिएशन है टोटल ऐड करो, लेस होगा एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑन रीवैल्यूड असेट। रीवैल्यूएशन रिजर्व से कुछ लेके आए हो वो लेस होगा, बट टू द एक्सटेंट डेप्रिसिएशन ऑन रीवैल्यूड असेट। उसके बाद अगर P&L के क्रेडिट साइड में कोई ऐसी इनकम डाली हुई है जो तुम्हारी एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10, 11, 12 में, उसको लेस कर दो और उससे रिलेटेड खर्चे जो P&L के डेबिट में डाले हुए उसको क्या कर दो, ऐड कर दो। अगर AOP BOI से शेयर मिलता है वो लेस कर दो और उससे रिलेटेड खर्चे P&L के डेबिट में है तो ऐड कर दो। अगर 115 BBF वाला रॉयल्टी है P&L के क्रेडिट में, लेस कर दो और उससे रिलेटेड खर्चे जो P&L के डेबिट में ऐड कर दो। P&L के डेबिट में अगर मान लो डेफर्ड टैक्स डाला हुआ है, ऐड कर दो। क्रेडिट में डेफर्ड टैक्स डाला हुआ है तो लेस कर दो। उसके बाद अगर P&L के क्रेडिट साइड में फॉरेन कंपनी के केस में, फॉरेन कंपनी के केस में कोई इंटरेस्ट है, रॉयल्टी है, एफटीएस है जो 115A में टैक्सेबल होता है, या सिक्योरिटी पे कैपिटल गेन है और उन इनकम पे टैक्स रेट 15% से कम है तो उसको लेस कर दो और उससे रिलेटेड खर्चे डेबिट में डाले हुए तो ऐड कर दो करके, ठीक है? उसके बाद में जो भी एसपीवी के शेयर आप देते हो, बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट आती है उस टाइम पे, या कैरिंग अमाउंट चेंज हो जाता है या सेल पे जो नोशनल गेन और लॉस है उस पे मैट नहीं लगेगा। नोशनल गेन होता है लेस कर दो और अगर लॉस होता है तो ऐड कर दो। लेकिन जिस ईयर में आप सेल करोगे उस ईयर में जो एक्यूमुलेटेड टोटल लॉस और गेन है उस पे मैट लग जाएगा। टोटल लॉस हुआ तो लेस हो जाएगा और टोटल गेन हुआ तो ऐड हो जाएगा उस जिस ईयर में आपको एक्चुअली रियलाइज हो जाता है टोटल गेन और लॉस। उसके बाद में P&L के डेबिट में सब्सिडरी कंपनी के लॉसेस डाल रखे हैं तो आप क्या कर दो, उसको ऐड कर दो और सिक इंडस्ट्रियल कंपनी का कोई सिक इंडस्ट्रियल कंपनी का जो प्रॉफिट है उसको आप लेस कर दो। उसके बाद एक और चीज समझना, हम आपको जो भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन विच एवर इज लोअर वाला लेस करने को देंगे। जो भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन विच एवर इज लोअर वाला लेस करने को देंगे। लेकिन एक चीज समझना यहां पे, ये और है ना, ये एंड बन जाएगा दो केस में, या तो आपका IBC में एप्लीकेशन एडमिट हो गया है करके, ठीक है, या फिर सेक्शन 241 242 जाती है कंपनीज एक्ट वाली करके, ठीक है? तो उस केस में आपका ये और है वो एंड बन जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट ऑन दैट? आई थिंक इतना ही हुआ था। यस, एक और चीज मैंने बताई थी कि जब भी असेट को आप रिटायर करते हो और उस टाइम उससे रिलेटेड कोई रीवैल्यूएशन रिजर्व में कुछ पैसा पड़ा है, अगर रीवैल्यूएशन रिजर्व में कुछ पैसा पड़ा है तो भैया आप एक काम करो, उसको P&L के क्रेडिट में डालो। आपने अगर क्रेडिट में नहीं डाला तो फिर आप उसको क्या कर दो, ऐड कर दो। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक बात समझना, जो भी कंपनी इंड एस फॉलो करती है उनको कुछ और एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। अपन ने जो देखा वो तो करना ही है। अब उसके बाद अगर जो कंपनियां इंड एस फॉलो करती है, अब मैं थोड़ा सा धीरे जाऊंगा, अगर कोई कंपनियां इंड एस फॉलो करती है तो उनको कुछ एडिशनल एडजस्टमेंट और करने पड़ेंगे। कौन कौन से समझना। तो पहली चीज, दो तरह के एडजस्टमेंट होंगे। एक सिर्फ वन टाइम एडजस्टमेंट। वन टाइम एडजस्टमेंट में जिस ईयर में आप ट्रांजिशन फेज में आते हो, जैसे ही आप करते हो, लाइक जो AS से इंड एस में आते हो उस ईयर से क्या करना है, दैट इज द वन टाइम एडजस्टमेंट। और एक होता है एवरी ईयर एडजस्टमेंट, क्या इंड एस लेने के बाद एवरी ईयर आपको कुछ एडजस्टमेंट करने के पड़ेंगे। सबसे पहले मैं जो एडजस्टमेंट बताऊंगा दैट इज एवरी ईयर एडजस्टमेंट। देखो एवरी ईयर क्या करना पड़ेगा, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन, आपका पूरा ध्यान इधर होना चाहिए, ठीक है? एवरी ईयर एडजस्टमेंट में सबसे पहले आप एक काम करो, OCI को पकड़ो। देखो OCI क्या होता है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एक अकाउंट होता है, एक P&L अकाउंट होता है, एक OCI होता है। तो ये तो तुम्हारा P&L अकाउंट है, ये अलग है, ठीक है? अब एक चीज समझना, एक OCI अकाउंट रहता है। अब OCI जो होता है ना, OCI में कुछ आइटम्स होती है और आइटम वहां पे दो तरह की होती है, दैट इज आइटम दैट विल बी रिक्लासिफाइड टू द P&L और आइटम दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू द P&L। अब एक चीज समझना, अगर मान लो OCI के क्रेडिट साइड में कोई ऐसी इनकम डाली हुई है, ऐसी आइटम्स डाली हुई है, दैट इज द आइटम्स दैट नॉट बी रिक्लासिफाइड टू द P&L,
नॉट बी रिक्लासिफाइड टू द पी एंड एल। ऐसी कौन सी इनकम, बहुत सारी इनकम होती है जो दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू द पी एंड एल, जो पी एंड एल में कभी भी आगे जाके रिक्लासिफाइड नहीं होगी। एक बात बताऊं, जब फ्यूचर में जाके कभी पी एंड एल में रिक्लासिफाइड नहीं होगी तो भैया मैट अभी लगा लो ना। फिर in future that items are not going to be reclassified to the P&L, they do one thing, just charge the MAT in the current year। तो मैंने बोला कि आप एक काम करो, पहले OCI को पकड़ो, और OCI में जो आइटम होती है दैट आइटम दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू द P&L, अगर वो क्रेडिट साइड में दे रखी है दैट इज द इनकम, आप अपने मैट कैलकुलेशन में ऐड कर दो। आप अपने मैट कैलकुलेशन, बुक प्रॉफिट कैलकुलेशन में ऐड कर दो। और अगर डेबिट साइड में दे रखी है आइटम दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू द P&L करके, ठीक है, उसको आप लेस कर दो। तो इनकम होगी तो क्रेडिट साइड में रहेगी, उसको आप ऐड कर दो। और अगर लॉसेस है उस OCI के डेबिट साइड में, उसको आप क्या कर दो, लेस कर दो। तो देखो बेटा, मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको पकड़ना है OCI को। OCI में एक हेड होता है दैट इज आइटम दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू द P&L, दैट विल, एक बात बताओ, अगर वो आइटम, ऐसी जो आइटम होती है दैट विल बी रिक्लासिफाइड टू द P&L, अगर वो P&L में रिक्लासिफाइड होने वाली है तो जिस ईयर में रिक्लासिफाइड होगी उस ईयर में मैट लग जाएगा। बट अपन कौन सी आइटम को, उसको नहीं देखना, क्योंकि उस पर तो जिस ईयर में रिक्लासिफाइड होगी उस ईयर में मैट लग जाएगा ना। आपको पकड़नी है वो वाली आइटम जो रिक्लासिफाइड टू P&L नहीं होने वाली। तो आप OCI को पकड़ रहे हो, OCI में आपके काम करो, एक जो आइटम होती है दैट इज आइटम दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू द P&L, अगर वो क्रेडिट साइड में दे रखी है इनकम है, उसको आप ऐड कर दो। डेबिट साइड में दे रखा है लॉसेस है, उसको आप लेस कर दो। लेकिन एक चीज समझना, उसमें से आपको दो चीजों को छोड़ देना है, उसमें से आपको दो चीजों को छोड़ देना है। मींस आइटम दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू द P&L, क्रेडिट साइड की ऐड करोगे, डेबिट साइड लेस करोगे, लेकिन दो चीजों को आपको छोड़ देना है। किस किस को? एक तो रीवैल्यूएशन को छोड़ दो, जो आप इंडिया 16 और 38 के हिसाब से बनाते हो, जो रीवैल्यूएशन सरप्लस है उसको छोड़ दो। और दूसरा, गेन और लॉस ऑन द इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट डेजिग्नेटेड एट फेयर वैल्यू थ्रू OCI वाला, जो इंडेक्स 109 के हिसाब से बनाते हो, उसको छोड़ दो। तो लॉस और गेन ऑन द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट डेजिग्नेटेड एट फेयर वैल्यू थ्रू OCI एज पर द इंडेक्स 109, इन दो चीजों को छोड़ दो। तो आप दो चीजों को छोड़ दो, उसको टच मत करो। किस किस को? देखो, पहला तो रीवैल्यूएशन सरप्लस, और दूसरा आप ऐसे इसको याद रखो, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट करके, इतना याद रखो, लॉस और गेन ऑन इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इन दो को याद रखो। इन दोनों को आप छोड़ दो, इन दोनों को टच मत करो। तो देखो, मैंने बोला सबसे पहले आपने OCI पिक किया, OCI के क्रेडिट साइड में अगर ऐसी इनकम दे रखी है अंडर द हेड आइटम दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू द P&L, इनको ऐड कर दो। और डेबिट साइड में लॉसेस है, उसको लेस कर दो, बट दो चीजों को छोड़ दो। पहले तो रीवैल्यूएशन को, सरप्लस को छोड़ दो, और लॉस और गेन ऑन द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट करके, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट करके, ठीक है, उसको आप छोड़ दो। इन दोनों चीजों को छोड़ दो। मतलब आप मुझे बोलोगे कि सर रीवैल्यूएशन सरप्लस और गेन और लॉस इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, क्या इस पे मैट नहीं लगेगा? इस पे मैट लगेगा। और इस पे मैट कौन से ईयर में लगेगा पता है? जिस ईयर में वो इन्वेस्टमेंट जो है, जिस ईयर में आपका जो इन्वेस्टमेंट है या असेट है, वो जिस ईयर में आप रिटायर करते हो या सेल करते हो, डिस्पोज करते हो, रियलाइज करते हो, ट्रांसफर करते हो, उस ईयर में उस पे मैट लगेगा। तो मैंने बोला रीवैल्यूएशन सरप्लस और इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इन दोनों को छोड़ दो। इनका जो टोटल लॉस और गेन है उस पे मैट लगाओ उस ईयर में जिस ईयर में आप इसको रिटायर करते हो, डिस्पोज करते हो, रियलाइज करते हो या ट्रांसफर करते हो। तो जिस ईयर में असेट या इन्वेस्टमेंट को रियलाइज करोगे, ट्रांसफर करोगे, रिटायर करोगे, डिस्पोज करोगे, उस ईयर में अगर टोटल गेन है तो उसको आप ऐड कर दो, और तुम्हारा लॉस है तो उसको आप क्या कर दो? लेस कर दो। जो टोटल गेन है उसको आप ऐड कर दो, और लॉस होता है तो उसको आप लेस कर दो। अब एक और चीज समझना आप लोग, एक और चीज समझना, आजकल होता क्या है, जब भी डीमर्जर होता है, डीमर्जर के केस में आई कैन टेक वन एग्जांपल। जैसे मान लो एक कंपनी है, ये जो कंपनी है जिसका नाम है टाइटन लिमिटेड, ठीक है। अब टाइटन लिमिटेड का एक सेगमेंट है जिसका नाम है तनिष्क। अब तनिष्क करके जो सेगमेंट है, जो ज्वेलरी डिवीजन है, इन्होंने क्या किया, ये मान लो तनिष्क वाला सेगमेंट है, उसको उन्होंने डीमर्ज कर दिया। और देखो, तनिष्क वाला सेगमेंट है, उसकी वैल्यू उस टाइम 200 करोड़ थी, 200 करोड़ की वैल्यू थी, ठीक है। अब उस टाइम जब ट्रांसफर किया, आजकल क्या होता है, फेयर मार्केट वैल्यू रिकॉर्डिंग होती है, तो उस टाइम उसकी फेयर मार्केट वैल्यू मान लो 300 करोड़ थी। इसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो 300 करोड़ थी। देखो, टाइटन कंपनी डीमर्ज हो रही है, और डीमर्जर होकर एक नई कंपनी बन रही है तनिष्क लिमिटेड। अब एक बात बताओ, ये तनिष्क लिमिटेड जो है ना,
वो टाइटन के शेयर होल्डर को शेयर इशू करेगी। जो तनिष्क लिमिटेड बनेगी रिजल्टिंग कंपनी, ये तनिष्क लिमिटेड क्या करेगी, तनिष्क लिमिटेड टाइटन के शेयर होल्डर को क्या करेगी, शेयर इशू करेगी। अब एक बात बताओ, ये तनिष्क लिमिटेड टाइटन के शेयर होल्डर को जो शेयर इशू करती है ना, उसी को आप लोग अकाउंट में या एफआर में जो आप बोलते हो, एफआर में इसको आप क्या बोलते हो पता है, एफआर में आप इसको बोलते हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन कैश असेट टू द शेयर होल्डर। इसको बोलते हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन कैश असेट टू द शेयर होल्डर। क्या भैया आपकी जो रिजल्टिंग कंपनी बनाई और रिजल्टिंग कंपनी ने आपके शेयर होल्डर को शेयर इशू कर दिए, तो इसी को आप लोग इंडेस में बोला करते हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन कैश असेट टू द शेयर होल्डर। अब एक चीज समझना है यहां पे होता क्या है कि तुम्हारा जो इंडेक्स 10 है ना, उसका अपेंडिक्स ए, इंडेक्स 10 के अपेंडिक्स ए ये बोलता है कि जब आप ट्रांसफर करते हो और उस टाइम जो प्रॉफिट और लॉस होता है, जैसे प्रॉफिट और लॉस कैसे कि जो आपकी वैल्यू थी और जो आज की मार्केट वैल्यू है, तो जैसे मान लो यहां पे 200 करोड़ की वैल्यू थी और आज मार्केट वैल्यू 300 करोड़ है, तो ये 100 करोड़ का जो प्रॉफिट है ना, इस प्रॉफिट को आपको पीएनडल में रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। मींस पीएनडल के क्रेडिट साइड में आप लिखोगे 100 करोड़ प्रॉफिट, दैट इज प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ द नॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन कैश एसेट टू द शेयर होल्डर, ऐसा माना जाता है डीमर्जर के केस में। अब एक चीज समझना, ये 100 करोड़ का जो प्रॉफिट है ना, इस पे मैट नहीं लगेगा, इस पे मैट नहीं लगेगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर क्रेडिट में दे रखा है तो आप उसको लेस कर दो और डेबिट में दे रखा है तो उसको आप ऐड कर दो। ये पीएनडल से ले रहे हो, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओसीआई खत्म हो गया, ये पीएनडल से अगर क्रेडिट में दे रखा है उसको लेस कर दो और डेबिट में दे रखा है उसको ऐड कर दो। तो इन सिंपल वर्ड बोल दूं कि डीमर्जर के टाइम पे जब भी आप असेट ट्रांसफर करते हो और जो वैल्यू रहती है और फेयर मार्केट वैल्यू, उसके बीच में जो डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस को आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है एज पर द इंड एस, बट उस पर मैट नहीं लगेगा। क्रेडिट साइड में दे रखा है लेस कर दो, लॉस है डेबिट साइड में दे रखा है क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, अब एक और चीज समझना आप लोग, ये तो आपके एवरी ईयर एडजस्टमेंट है। अब होते हैं कुछ एडजस्टमेंट जो आपको सिर्फ वन टाइम एडजस्टमेंट करते पड़ते हैं। और वन टाइम एडजस्टमेंट क्या होता है कि जब पहली बार आप जो एएस से इंडेस में आते हो, पहली बार जब आप एएस से इंडेस में आते हो, तो उस टाइम जो ट्रांजिशन अमाउंट होता है, वो ट्रांजिशन अमाउंट अगर वो इनकम है तो 5 इयर्स में उसको ऐड करोगे, और अगर वो लॉस है तो 5 इयर्स में उसको आप लेस करोगे। मींस 15 ऐसा होगा, 5 इयर्स में आपको एड लेस करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड वन टाइम एडजस्टमेंट। तो आप सबसे पहले निकालो ट्रांजिशन अमाउंट। जो ट्रांजिशन अमाउंट होता है, वो ट्रांजिशन अमाउंट आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में ऐड करना है या 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में लेस करना है। अगर इनकम है तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मैट कैलकुलेशन में ऐड करोगे, और अगर मान लो तुम्हारा वो लॉस है तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में इसको आप लेस करोगे। लेकिन आपका क्वेश्चन ये आएगा, ट्रांजिशन अमाउंट होता क्या है? तो देखो, ट्रांजिशन अमाउंट मींस अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एडजस्टेड इन द अदर इक्विटी। अदर इक्विटी का मतलब होता है रिजर्व एंड सरप्लस। समझ लो कि जो एडजस्टमेंट इन द अदर इक्विटी होता है, दैट इज कॉल्ड योर ट्रांजिशन अमाउंट। बट इसमें से कुछ चीजें एक्सक्लूड करनी है। एक्सक्लूडिंग ये इक्विटी कंपोनेंट ऑफ कंपाउंडेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इसको काट दो आप। ये बेरेक्ट में दे नहीं रखा था, एक टैक्स एडवाइस थी, उसके हिसाब से हमने इसको लिया था, बट ऑब्वियसली ये नहीं आएगा करके। ठीक है, तो आप हटा दो इसको। इक्विटी कंपोनेंट ऑफ द कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इसको मैंने कटवा दिया। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले लो आप एडजस्टमेंट इन अदर इक्विटी। ट्रांजिशन अमाउंट मींस एडजस्टमेंट इन अदर इक्विटी। लेकिन वो अदर इक्विटी में एडजस्टमेंट लेते हो, उसमें आपको क्या क्या नहीं लेना है? एक तो कैपिटल रिजर्व नहीं लेना, और दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लेना। मैंने क्या बोला, पहला तो कैपिटल रिजर्व मत लो, और दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम है वो मत लो। तो देखो आप क्या लोगे, एडजस्टमेंट इन अदर इक्विटी लोगे, और एडजस्टमेंट इन अदर इक्विटी में आपको सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लेना है, और दूसरा तुम्हारा कैपिटल रिजर्व नहीं लेना है। कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लेना, उसके साथ आपको 5-6 चीजें और वो भी नहीं लेनी। कौन कौन सी पता है? सबसे पहला, अगर एडजस्टमेंट रिलेटेड टू ओसीआई, अगर ओसीआई में एडजस्टमेंट है और किससे रिलेटेड टू पता है? आइटम दैट विल बी सबसीक्वेंटली बी क्लासिफाइड टू द पीएनडल। कुछ ऐसी आइटम है जो फ्यूचर में जाके पीएनडल में क्लासिफाइड हो जाएगी, तो वो तो भैया जिस ईयर में क्लासिफाइड हो जाएगी उस ईयर में उस पे मैट लगाने देना, तो उसको भी आप छोड़ दो, उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट छोड़ दो। तो आप किस किस को छोड़ोगे? एक तो ऐसे एडजस्टमेंट रिलेटेड टू द आइटम दैट विल बी रिक्लासिफाइड टू द पीएनडल, जो पीएनडल में रिक्लासिफाइड हो सकती है, उसको ट्रांजिशन अमाउंट में नहीं लेना है। दूसरा, जो रीवैल्यूएशन सरप्लस है और फेयर वैल्यू थ्रू लाइक क्या बोलते हैं उसको, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई वाला है, उसको भी छोड़ दो। रीवैल्यूएशन सरप्लस और जो फेयर वैल्यू इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट वाला, उसको छोड़ दो। क्यों उसको छोड़ रहे हो भैया? क्यों? क्योंकि जिस ईयर में उसको आप सेल करोगे, रियलाइज करोगे, उस ईयर में मैट लग जाएगा, तो उसको भी ट्रांजिशन अमाउंट में लेने की जरूरत नहीं है। तो देखो बेटा,
मैंने क्या बोला, ट्रांजिशन अमाउंट का मींस एडजस्टमेंट इन द अदर इक्विटी। आप लोग एडजस्टमेंट इन द अदर इक्विटी, बट कौन कौन सी चीजों को आपको नहीं लेना है। पहला तो ऐसी आइटम दैट विल बी रिक्लासिफाइड टू द P&L, उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट छोड़ दो। दूसरा तुम्हारा रीवैल्यूएशन सरप्लस को छोड़ दो। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट थ्रू OCI वाला है, उसको आप छोड़ दो करके, ठीक है। उसके बाद में एक और चीज समझना, अगर प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड जिसको रिकॉर्ड एज अ फेयर वैल्यू एज डीम्ड कॉस्ट बनाते हो, जो फेयर वैल्यू एज अ डीम्ड कॉस्ट बनाते हो एज पर इंड AS 101, उसको भी छोड़ दो। तो जो मैं बोलूं PPE से रिलेटेड एडजस्टमेंट है और उसमें जो फेयर वैल्यू थ्रू डीम्ड कॉस्ट बनता है उसको भी आप छोड़ दो, उस पर भी मैट अभी नहीं लगाना है आपको, उसमें ट्रांजिशन अमाउंट में नहीं लेना है। और चौथा, अगर आपका सब्सिडरी जॉइंट वेंचर में इन्वेस्टमेंट है और वो भी तुम्हारा रिकॉर्डेड फेयर वैल्यू एज डीम्ड कॉस्ट बनाते हो, उसको भी आप छोड़ दो, उस पर भी मैट अब नहीं लगेगा, ट्रांजिशन अमाउंट में आपको नहीं लेना है। और लास्ट तुम्हारा फॉरेन ऑपरेशन से रिलेटेड अगर कोई भी कम्युलेटिव ट्रांसलेशन डिफरेंस है उसको भी आप छोड़ दो, उस पे भी मैट अभी नहीं लगेगा। तो देखो बेटा, मैंने क्या बोला, जो ट्रांजिशन अमाउंट है, अब देखो ट्रांजिशन अमाउंट ऑब्वियसली निकालने से रिलेटेड आपको नहीं पूछा जाएगा, दे रखा होगा ट्रांजिशन अमाउंट ये है, ठीक है। तो देखो जो ट्रांजिशन अमाउंट होता है, ट्रांजिशन अमाउंट किसको बोलेंगे, तो सबसे पहले आप एक काम करो, एडजस्टमेंट इन अदर इक्विटी ले लो, बट उसमें से क्या क्या चीजें छोड़नी है, सिक्योरिटी प्रीमियम छोड़ दो, कैपिटल रिजर्व को छोड़ दो। सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व को छोड़ दो, उससे रिलेटेड 5-6 चीजें और छोड़नी है। क्या क्या, एक तो एडजस्टमेंट रिलेटेड टू द आइटम दैट विल बी रिक्लासिफाइड टू द P&L, उसको छोड़ दो। रिवैल्यूएशन सरप्लस को छोड़ दो। इन प्रॉफिट और लॉस ऑन द इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, उसको आप छोड़ दो करके, ठीक है। तुम्हारा PPE से रिलेटेड जिसमें आपका फेयर वैल्यू डीम्ड कॉस्ट बनता है उसको छोड़ दो। जो भी ज्वाइंट वेंचर है करके, ठीक है, उसमें जो इन्वेस्टमेंट है और उसमें फेयर वैल्यू थ्रू डीम्ड कॉस्ट बनता है उसको छोड़ दो। और तुम्हारा मैंने बोला कि जो भी तुम्हारा कम्युलेटिव ट्रांसलेशन डिफरेंस है उसको भी आप छोड़ दो करके, ठीक है। अब एक बात समझता, आप ये बोल रहे हो कि सर ये B से लेके और D तक, देखो A वाले के केस में तो मैट उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में वो रिक्लासिफाइड टू द P&L होगा, बट B से लेके और E तक जो ये बेसिकली असेट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, B से लेके E तक ये असेट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो इस पे मैट उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में वो असेट है आप क्या करोगे, रिटायर करोगे, डिस्पोज करोगे, रियलाइज करोगे या ट्रांसफर करोगे, उस ईयर में मैट लगेगा। और बेटा ये जो तुम्हारा कम्युलेटिव ट्रांसलेशन डिफरेंस है फॉरेन ऑपरेशन वाला, ए वाले पे मैट उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में आप फॉरेन ऑपरेशन है वो डिस्पोज ऑफ कर देते हो। क्या कर देते हो, डिस्पोज ऑफ कर देते हो। अब एक और चीज समझना, कन्वर्जेंस डेट कौन सा होगा, कन्वर्जेंस डेट मतलब ऐसा फर्स्ट डेट जो convergence date means the first date of the first Ind AS reporting period as defined in Ind AS 101 and year of convergence means the previous year in which the convergence date fall। मतलब पहली बार आप Ind AS के हिसाब से रिपोर्टिंग पीरियड जो रहेगा that will be the उस ईयर की जो 1 अप्रैल रहेगी that will be the convergence date। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो प्रीवियस ईयर 1920 में आप पहली बार आप Ind AS ले रहे हो, तो इसकी जो फर्स्ट रहेगी 1 अप्रैल 2019, ये तुम्हारी कन्वर्जेंस डेट है, वो कन्वर्जन रेट रहेगी। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट, यस। अब एक और चीज समझना, यहां पे आपका ये वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आपका मैट में कुछ और बचा है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि एक बात बताओ, मैट क्या फॉरेन कंपनीज पे लगता है या नहीं, आंसर इज यस। मैट इज एप्लीकेबल टू डोमेस्टिक कंपनी एज वेल एज फॉरेन कंपनी, लेकिन ध्यान रखना मैट इज नॉट एप्लीकेबल टू 2 फॉरेन कंपनी। 2 फॉरेन कंपनी है उस पे मैट नहीं लगेगा। किस किस पे पता है, समझना, इधर देखना, ये आपके उसमें आ सकता है थियोरेटिकल क्वेश्चन में, ध्यान रखना 2 फॉरेन कंपनी पे नहीं लग सकता। किस पे, एक तो अगर कोई फॉरेन कंपनी है और वो फॉरेन कंपनी किसी ऐसी फॉरेन कंट्री की रेजिडेंट है, ऐसी फॉरेन कंट्री की रेजिडेंट है जिसका इंडिया के साथ DTAA है, लेकिन उस फॉरेन कंपनी का इंडिया में कोई PE नहीं है, उस पे मैट नहीं लगेगा। मींस फॉरेन कंपनी किसी ऐसी फॉरेन कंट्री की रेजिडेंट है जिसका इंडिया के साथ DTAA है और उस फॉरेन कंपनी का इंडिया में कोई PE नहीं है, उस पे मैट नहीं लगेगा। और दूसरा, फॉरेन कंपनी किसी ऐसी फॉरेन कंट्री की रेजिडेंट है जिसके साथ हमारा DTAA नहीं है, लेकिन उसको इंडिया में कोई कंपनीज एक्ट के रजिस्ट्रेशन की वगैरह कोई जरूरत नहीं है कंपनीज एक्ट में, तो उस फॉरेन कंपनी पे भी नहीं लगेगा। तो मैं बोलूं मैट इज नॉट एप्लीकेबल टू 2 फॉरेन कंपनी। पहला, अगर फॉरेन कंपनी किसी ऐसी फॉरेन कंट्री की रेजिडेंट है जिसके साथ अपना DTAA है लेकिन उसको इंडिया में उसका कोई PE नहीं है, उस पर मैट नहीं लगेगा। या फिर फॉरेन कंपनी किसी ऐसी फॉरेन कंट्री की रेजिडेंट है जिसका अपने साथ में DTAA नहीं है, जिसका अपने साथ में है वो DTAA नहीं है, बट उसको इंडिया में कोई भी कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, तो उस पे भी मैट है, वो मैट नहीं लगेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट, यस। अब एक और चीज समझना, अगर कोई कंपनी है
जिसकी इनकम सिर्फ 40B 40BB या 40BB या 40BB नेचर की होती है, उस पर भी मैट नहीं लगता। 40B कौन सा? शिपिंग बिजनेस, याद आया, नॉन रेजिडेंट का शिपिंग बिजनेस करके, ठीक है। 40BB एयरक्राफ्ट बिजनेस, 40BB ए इज द एयरक्राफ्ट बिजनेस, 40BB इज रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फॉर द एक्सट्रैक्शन एंड वो सब अपन ने मिनरल्स वाला देखा था, एंड 44BBB इज द टंकी प्रोजेक्ट से रिलेटेड अपन ने देखा था, ठीक है। तो देखो मैंने बोला अगर फॉरेन कंपनी की इनकम है वो सिर्फ ये प्रिजम्पटिव बेसिस टैक्सेशन वाली इनकम है तो उन पे भी मैट नहीं लगेगा। एक कंसेप्ट आता है मैट क्रेडिट। अब ये मैट क्रेडिट क्या होता है कि अगर जिस ईयर में आप मैट ज्यादा भर देते हो एज कंपेयर टू नॉर्मल टैक्स, तो जितना मैट ज्यादा है नॉर्मल इनकम टैक्स से, वो आपका मैट क्रेडिट बन जाता है। उस मैट क्रेडिट को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो 15 असेसमेंट ईयर तक, 15 असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। इसमें एक और चीज समझना आप लोग यहां पे कि मैट क्रेडिट को यूज कौन से ईयर में कर सकते हो? पता है, जिस ईयर में आपका इनकम टैक्स ज्यादा है मैट से। अगर मैट ज्यादा इनकम टैक्स है तो उस ईयर में यूज नहीं कर सकते। इनकम टैक्स ज्यादा है मैट से, उस ईयर में आप मैट क्रेडिट को यूज कर सकते हो, बट यूज उतना ही करोगे। जो मैट होता है उतना तो पे करना ही पड़ेगा। मैट का फुल फॉर्म मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, उतना तो आपको पे करना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में एक और चीज समझना, अगर मान लो उसका फॉरेन टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड चीज है, मैं आपको एएमटी के साथ पढ़ाऊंगा ये वाले पार्ट को। अब एक और चीज समझना सर, क्वेश्चन ये आता है कि अगर मान लो किसी भी कंपनी ने अपने अकाउंट्स है वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनाए, बट डेप्रिसिएशन रेट इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से लिया, चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो कंपनीज एक्ट में जो डेप्रिसिएशन की रेट रहती है वो नॉर्मली मिनिमम रेट रहती है, मैक्सिमम आप चाहो तो डेप्रिसिएशन ज्यादा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक कंपनी ने क्या किया कि भैया डेप्रिसिएशन की रेट इनकम टैक्स एक्ट वाली ले ली, बट उनका पीएनडल है वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनाया हुआ है, तो भैया एओ उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकता। देखो एओ की औकात कितनी है पता है? अपोलो टायर्स के केस में बोला है एओ सिर्फ उतना ही कर सकता है जितना, एओ सिर्फ उतना ही कर सकता है जितना उस अपन ने जो एक्सप्लेनेशन पढ़ा एडलेस वाला, वो एडलेस इतना ही कर सकता है, उससे ज्यादा एओ कुछ नहीं कर सकता। जैसे मान लो कुछ प्रायर पीरियड आइटम वगैरह है आपने नहीं डाला था वगैरह वगैरह, कुछ भूल गए, तो वो चेंज नहीं कर सकता। आपका जो कंपनीज एक्ट का पीएनडल है वो चेंज नहीं कर सकता, वो सिर्फ क्या कर सकता है, जो एडजस्टमेंट अपन ने देखे वही एडजस्टमेंट देख सकता है। एक और चीज समझना, मैट का रेट अब 15% हो गया, 18.5% लास्ट ईयर तक था, और अगर कोई कंपनी है वो 115BAA या BAB लेती है तो उस पर मैट नहीं लगेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, एक कंसेप्ट होता है दैट इज द एएमटी। एएमटी इज एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी एक्सेप्ट कंपनी, कंपनी को छोड़ के बाकी सब पे लगेगा एएमटी। अब एक चीज समझना, जो एएमटी होता है, एएमटी क्या बोलता है? इसकी चार्जिंग सेक्शन होती है 115JC, और 115JC ये बोलती है कि जो नॉर्मल टैक्स आता है और बुक प्रॉफिट की जगह यहां पे एडजस्टेड टोटल इनकम, एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5% जो भी विच एवर इज हायर है वो आपको पे करना पड़ेगा। और ये बुक प्रॉफिट का एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5% है, इसी को बोला जाता है एएमटी। ध्यान रखना यहां पे 15% नहीं हुआ है, यहां 18.5% ही है। तो देखो बेटा 115JC बोलती है कि एएमटी इज एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी कंपनी को छोड़ के, कंपनी को छोड़ के बाकी सब पे लगता है। अब एक चीज समझना, यहां पे जो नॉर्मल टैक्स आता है और एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5% विच एवर इज हायर करके, ठीक है। अब यहां पे एडजस्टेड टोटल इनकम आपकी 50 लाख या 1 करोड़ या जिससे भी ज्यादा है तो आपको सरचार्ज यहां पे भी कंसिडर करना पड़ेगा 18.5% लेते टाइम भी। लेकिन यहां पे क्वेश्चन ये आता है सर अपन एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालेंगे? तो एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालेंगे? बड़ा सिंपल है, जैसे वो बुक प्रॉफिट निकालने में तो आधा घंटा लग गया, यहाँ एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालेंगे? विद इन 3 मिनट्स हो जाएगा। सबसे पहले आप एनटीआई ले लो, एनटीआई मींस नेट टैक्सेबल इनकम, जो नॉर्मल इनकम टैक्स के हिसाब से जो टोटल इनकम आता है वो टोटल इनकम ले लो। तो सबसे पहले आप टोटल इनकम ले लो एज पर नॉर्मल प्रोविजन। अब एक काम करो, टोटल इनकम में आप 3 चीजें ऐड करो। अगर आपने 35AD का कोई डिडक्शन लिया है वो 14 बिजनेस का, कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग, वो आप एड बैक कर दो। दूसरा, अगर आपने 10AA SEZ का कोई डिडक्शन लिया है तो उसको आप ऐड बैक कर दो। और तीसरा, अगर आपने कोई इनकम बेस्ड डिडक्शन लिया है 80IA से लेके 80RRB, अगर आपने 80IA से 80RRB तक इनकम बेस्ड डिडक्शन लिया है तो वो ऐड कर दो। देखो आपको 3 चीजें ऐड करनी है। पहला तो क्या, अगर आपने 10AA का डिडक्शन लिया ऐड करो। दूसरा, 35AD में कोई डिडक्शन लिया है उसको ऐड बैक कर दो। और 80IA से 80RRB 80P को छोड़ के, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला, उसको छोड़ के बाकी जो है वो वाले सब आप ऐड कर दो। अब एक और चीज समझना, यहां पे चीजें समझना, अगर आपने 35AD का जब डिडक्शन लिया होगा 100% तो आपको डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं हुआ होगा। तो लॉ मेकर्स बोलते हैं यहां पे एडजस्टेड टोटल इनकम निकालते टाइम जब आपने 35AD में डिडक्शन जो लिया था वो पूरा डिसअलाउड हो गया तो कम से कम डेप्रिसिएशन तो अलाउ होना चाहिए ना। तो ये लोग लेस करने को बोलते हैं कि डेप्रिसिएशन अलाउएबल अगर सेक्शन 35AD आपने नहीं लिया होता, अगर 35AD ना लिया होता तो आपको कितना डेप्रिसिएशन अलाउ होता वो आप लेस कर दो, जो बचेगा दैट इज कॉल्ड योर एडजस्टेड टोटल इनकम। इस एडजस्टेड टोटल इनकम पे आप 18.5% है वो आप ले लो। अब एक और चीज समझना, आपके ऑफिस
ऑफिस में एएमटी आपको देखने को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आपके ऑफिस में एक तो ये वाला चीज है कि आपके ऑफिस में कोई भी ऐसा क्लाइंट नहीं है जो 10AA लेता है, कोई भी ऐसा क्लाइंट नहीं है जो 35AD लेता है, कोई भी ऐसा क्लाइंट नहीं जो 80IS2 80RR भी लेता है। तो आपके ऑफिस में ये आपको क्लाइंट देखने को मिलते नहीं। आपके ऑफिस में मैट तो आता है बट एएमटी नहीं आता। एक और इसका रीजन ये है कि चलो सर ये क्लाइंट अगर मिल भी जाते हैं तो बहुत बार क्या होता है कि उसका जो एडजस्टेड टोटल इनकम है ना, वो एडजस्टेड टोटल इनकम अगर इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एओपी है, बीओआई है और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, ये जो लोग जिन पे स्लैब रेट का बेनिफिट मिलता है, इन लोगों के केस में अगर ये एडजस्टेड टोटल इनकम अप टू 20 लाख है ना, अप टू 20 लाख है, तो उस केस में अप टू 20 लाख है तो उस केस में आपको एएमटी नहीं लगेगा। मींस इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के केस में एडजस्टेड टोटल इनकम इज अप टू 20 लाख, तो उस केस में एएमटी नहीं लगेगा। अब एक बात बताऊं आपको, आप लोग दिमाग में एक चीज डाल के चलो, एग्जामिनर क्वेश्चन एएमटी का पूछेगा और आपको पता ही नहीं चलेगा ये एएमटी का क्वेश्चन है। और ये आपको ध्यान कैसे रखना है? ध्यान रखना, अगर जब भी क्वेश्चन में 35AD दिख जाता है या 10AA दिखता है या 80IA2 80RR भी दिखता है तो समझ लेना ये क्वेश्चन एएमटी का है। समझ लेना ये क्वेश्चन एएमटी का। अगर उसने लिखा हुआ कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी तो आपको समझना पहले नॉर्मल टैक्स निकालो, फिर आपको एएमटी भी देखना है। तो अगर आपको ये 3 सेक्शन क्वेश्चन में दिख जाती है 35AD, 10AA और 80IA2 80RR भी, तो समझ लेना वो क्वेश्चन है वो एएमटी का है करके। ठीक है, अब एक और चीज समझना, एएमटी क्रेडिट सेम वैसे ही काम करता है जैसा मैट क्रेडिट होता है। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो आपको नॉर्मल टैक्स जो होता है और एएमटी या मैट जो भी है, मैट में मैंने ये पॉइंट आपको समझाया नहीं था, मैट, अगर मान लो जो फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिल रहा है आपको, एफटीसी मिल रहा है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट जो सेक्शन 90, 98, 91 में मिलता है, जो फॉरेन में टैक्स भरते हो उसका क्रेडिट मिलता है। तो अगर आपको फॉरेन टैक्स क्रेडिट जो मिलता है वो फॉरेन टैक्स क्रेडिट अगर आपका हायर है एएमटी के सामने, तो जितना एएमटी या मैट के सामने हायर है उतना मैट क्रेडिट या एमटी क्रेडिट आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करने को मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल में एक बात बताओ मुझे, जैसे आपका एएमटी जो है वो कितना है, एएमटी 3 लाख है और बेटा आपका टैक्स कितना है 2 लाख, तो आपको एएमटी क्रेडिट 1 लाख मिलना चाहिए बट 1 लाख नहीं मिलेगा। अगर उस पे फॉरेन टैक्स क्रेडिट इसके सामने 55,000 है और इसके सामने 40,000 है, तो कितना ज्यादा है? 15,000 ज्यादा है। तो मैं बताऊं आपको जो 1 लाख मिलना चाहिए उसमें से 15,000 नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब आपको 85,000 है उतना ही एएमटी और मैट क्रेडिट मिलेगा। कितना? 85,000 का एएमटी और मैट क्रेडिट है मिलेगा। इन सिंपल वर्ड बता दो, फॉरेन टैक्स क्रेडिट दोनों में से लेस करने के बाद जो होता है नेट का आपको एएमटी क्रेडिट है वो आपको मिल जाएगा। अगर आपका यूनिट है वो आईएफएससी में लोकेटेड है तो यहां पे एएमटी 18.5% की जगह कितना हो जाएगा? 9% है, वो 9% हो जाएगा। उसके बाद में कोऑपरेटिव सोसाइटी आप देख लेना, डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA 10AA एसईजेड, ये डिडक्शन किसको मिलता है समझना। ये डिडक्शन मिलता है अगर आप एसईजेड में क्या करते हो, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करते हो या सॉफ्टवेयर बनाते हो। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करते हो या सॉफ्टवेयर बनाते हो तो आपको ये डिडक्शन मिलता है। डिडक्शन कितना मिलता है पता है? पहले 5 साल, फर्स्ट 5 इयर्स में आपको 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, सेकंड 5 इयर्स 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट एंड थर्ड 5 ईयर 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, और जितना आपने एसईजेड रीइन्वेस्टमेंट रिजर्व में डाला व्हिचएवर इज लोअर। तो मैंने बोला 15 साल तक डिडक्शन मिलेगा और ये डिडक्शन भी आपको जीटीआई के बाद लेना, ध्यान रखना। ये एसईजेड वाला 10AA का डिडक्शन आप जीटीआई के बाद लोगे। तो देखो मैंने क्या बोला, अगर फर्स्ट 5 ईयर 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, सेकंड 5 ईयर 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, थर्ड 5 ईयर 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, और जितना आपने एसईजेड रीइन्वेस्टमेंट रिजर्व में पैसा डाला व्हिचएवर इज लोअर। अब एक चीज समझना, एक्सपोर्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? जो आपकी एसईजेड में यूनिट होती है उसका जो प्रॉफिट है उसका बिजनेस एक्टिविटी से प्रॉफिट है। अगर उसको कोई इस साल कैश कंपनसेटरी सपोर्ट या ड्यूटी ड्रॉबैक या ऐसा कुछ मिला है तो उसको छोड़ के वो प्रॉफिट नहीं लेना है। ठीक है, मतलब जो उसका एसईजेड में वो एक्टिविटी कर रही है उसकी बिजनेस एक्टिविटी से जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट लो, मल्टीप्लाई बाय एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर, मल्टीप्लाई बाय एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर। तो मैंने क्या बोला कि जो एसईजेड में लोकेटेड यूनिट है उसका जो भी एक्टिविटी, जो उसकी बिजनेस एक्टिविटी से जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर। इसमें एक चीज समझना, एक्सपोर्ट टर्नओवर में सिर्फ आप वही वाला टर्नओवर लोगे जो आपने इंडिया में ला लिया है विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। मींस प्रीवियस ईयर के एंड से 6 महीने के अंदर अंदर जो पैसा इंडिया में आपने रीपेट्रिएट कर दिया है वही वाला आएगा। अगर मान लो आरबीआई ने और डेट बढ़ा दी तो उस आप बढ़ी हुई डेट लोगे। अब एक और चीज समझना है यहां पे, अगर आरबीआई के अप्रूवल से आप इंडिया के बाहर कोई अकाउंट खोल लेते हो और उस अकाउंट में अगर पैसा आ जाता है तो ये मान लिया जाएगा कि पैसा आपका इंडिया में आ चुका है। आरबीआई के अप्रूवल से आपने इंडिया के बाहर अकाउंट खोला और उस अकाउंट में अगर पैसा आ गया तो ये मान लिया जाएगा कि भैया आपका वो पैसा है वो इंडिया में आ गया है। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना आप लोग,
जो एसईजेड री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में आप पैसा डालते हो ना, उस पैसे का करना क्या है पता है? आपको प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज करनी है 3 साल के अंदर अंदर। मींस जिस ईयर में आपने रिजर्व क्रिएट किया उस ईयर के एंड से 3 इयर्स के अंदर अंदर। ये सिर्फ 11 to 15 इयर्स के लिए होता है, ठीक है? बिकॉज फर्स्ट 5 और सेकंड 5 में तो ये कंडीशन है नहीं। अगर आपने एसईजेड री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में पैसा डाला तो वो पैसा जिस ईयर में रिजर्व क्रिएट किया उस ईयर के एंड से 3 इयर्स के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? उससे न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड करनी पड़ेगी और पुट टू यूज भी करनी पड़ेगी। मींस आपको 3 इयर्स के अंदर अंदर पुट टू यूज करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? पुट टू यूज करनी पड़ेगी। अगर आपने मान लो उसको मिस यूटिलाइज कर दिया, किसी अलग पर्पस के लिए यूज कर दिया, तो जिस ईयर में अलग पर्पस के लिए यूज किया उस ईयर में जो डिडक्शन पहले लिया था वो वापस से आपकी इनकम बन जाएगी। या फिर मान लो 3 इयर्स एक्सपायर हो गए और आपने उसको अगर न्यू प्लांट एंड मशीनरी के लिए एक्वायर्ड करके पुट टू यूज नहीं किया तो 4th ईयर की वो क्या बन जाएगी? इनकम बन जाएगी। अब एक और चीज समझना, एक्सपोर्ट टर्नओवर एज वेल एज टोटल टर्नओवर में ध्यान रखना, फ्रेट का जो है, फ्रेट है, उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस है, इंश्योरेंस है, या फिर इंडिया के बाहर कोई सर्विस प्रोवाइड करने जाते हो उसके लिए कोई खर्चे करते हो जिसका आप रीएंबर्समेंट लेते हो, ये तुम्हारे टर्नओवर में नहीं आएगा। दोनों टर्नओवर, एक्सपोर्ट एज वेल एज द टोटल टर्नओवर में फ्रेट, इंश्योरेंस, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस और एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस आउटसाइड इंडिया, उसके लिए अगर कोई खर्चा वगैरह आप करते हो और वो रीएंबर्स लेते हो तो वो तुम्हारे एक्सपोर्ट टर्नओवर में एज वेल एज द टोटल टर्नओवर में नहीं आएगा। अब एक और चीज समझना, एक सर्कुलर है, वो ये बोलता है कि अगर आपने क्लाइंट प्लेस पे जाके सॉफ्टवेयर बनाया तो भी क्या आप उस पर डिडक्शन ले सकते हो? आंसर इज यस, कोई दिक्कत नहीं है करके, ठीक है? अब एक और चीज समझना, बहुत बार क्या होता है, आपके एम्प्लॉय है वो वहां पे आपने भेजे, मेनी टाइम ऐसा होता है, मेरे 10 एम्प्लॉय है, मेरा एसईजेड में यूनिट है, मेरे 10 एम्प्लॉय यूएस भेज दिए और उनका मैं 2 लाख रुपीस उनसे चार्ज करता हूं, जो आगे वाली कंपनी है उससे 2 लाख चार्ज करता हूं और वो उनके हिसाब से सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और मैं उसको पर मैन के हिसाब से 2 लाख एवरी मंथ चार्ज कर रहा हूं, तो क्या उस पर भी आपका डिडक्शन मिलेगा? आंसर इज यस, उस पर भी डिडक्शन मिल जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर आप पहले एक एसईजेड में ऑपरेट करते थे और आपने 3 इयर्स के लिए उस एसईजेड में ऑपरेट किया, उसके बाद आपने एसईजेड चेंज कर दिया, आप किसी दूसरे एसईजेड में चले गए, तो क्या वो दूसरे एसईजेड में आप डिडक्शन ले सकते हो या नहीं? आंसर इज यस, आप दूसरे एसईजेड में डिडक्शन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर मैट, एएमटी एंड एसईजेड। मैट, एएमटी एंड एसईजेड, ये 3 टॉपिक यहां पे कंप्लीट हो जाते हैं। थैंक्स अ लॉट पीपल इतना सुनने के लिए। और मैं आज थोड़ा धीरे गया मैट वाले टॉपिक में, नहीं तो मैं फास्ट रिवाइज करवा लेता, बट थोड़ा धीरे गया बिकॉज वो जरूरी था, क्योंकि मैट से एग्जाम में क्वेश्चन निकलता है, मैट है और कल मैंने आपको ट्रस्ट करवाया था, उससे एग्जाम में क्वेश्चंस निकलते हैं, तो भैया डोंट मिस दैट टॉपिक। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, पढ़ाई करो करके, ठीक है? जब कुछ बन जाओगे तब माना जाएगा कुछ बन गए। और मैं बता दूं, इस दुनिया में कोई भी आपका नहीं होता है, आपके घर वाले भी आपके नहीं है, सिर्फ आप खुद हो करके, ठीक है? और आप खुद को कहाँ देखना चाहते हो उसके लिए आपको एफर्ट है, वो एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, ध्यान रखना, ठीक है? सो गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। पढ़ना है, पास होना है आपके खुद के लिए, ठीक है? किसी और के लिए नहीं। किसी और के लिए तो ठीक है, वो सेकेंडरी हो जाता है, बट सबसे पहले आपके खुद के लिए पढ़ना है और खुद के लिए पास होना है, ठीक है? चलो, बेस्ट ऑफ लक। टाइम वगैरह ज्यादा मत खराब करो, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो और खुश रहा करो। थैंक्स अ लॉट पीपल, आज के लिए इतना बहुत है।